प्यारे विद्यार्थियों, आज जिस विषय को लेकर मैं आपके सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ, वो पुनर्जागरणकालीन साहित्य एवं कला है। और चूँकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सदैव सुमन विश्वविद्यालय के से संबद्ध जितने भी कॉलेज हैं, उनके पंचम सेमेस्टर बीए पंचम सेमेस्टर के इतिहास विषय के अंतर्गत पहला प्रश्न पत्र, जो कि विश्व का इतिहास 1453 से लेकर 1688 ईस्वी तक का इतिहास प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ना है। और वो कुछ यूनिटों में डिवाइड है। उसमें से एक यूनिट है पुनर्जागरण काल। तो पुनर्जागरण काल पर मैं पहले भी बातचीत कर चुका हूँ, लेकिन आज इसके एक पक्ष पर मैं बात करूँगा, खासतौर पर पुनर्जागरणकालीन साहित्य एवं कला। इस पीपीटी के मुख पृष्ठ पर जिस पेंटिंग को आप देख रहे हैं, ये लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग है, वर्जिन ऑफ रॉक। आप सभी लोग जानते हैं कि फ्लोरेंस के चित्रकारों में जो सबसे महान चित्रकार हुआ, संभवतः वो लियोनार्डो दा विंची था। He was born in 1452 and died in 1519. He was not only a very good painter, but also a very good musician, very good architect, a scientist, engineer, and a philosopher as well. So whenever we talk about the person who belongs to Renaissance period, Leonardo da Vinci is one of the main architect of this Renaissance period, the art of the Renaissance period. वे न केवल एक योग्य चित्रकार थे, बल्कि एक योग्य मूर्तिकार, संगीतज्ञ, वास्तुकार, मेधावी वैज्ञानिक, अभियंता और दार्शनिक भी थे। वे माना जाता है कि वे किलेबंदी तथा तोप विद्या में प्रवीण थे, एक आविष्कारक, शरीर शास्त्री तथा प्रकृति वैज्ञानिक भी थे। इटली के एक शहर मिलान में इस फोर्जा परिवार के संरक्षण में विंची ने अपने जीवन की कुछ उत्कृष्ट कलाकृतियों की रचना की। वे मानते थे कि प्रकृति के रहस्य बहुत गहरे छिपे हुए हैं, और जिस श्रम से एक शरीर शास्त्री शरीर की चीरफाड़ करता है, उसी प्रकार से एक कलाकार को मानवीय आत्मा के मनोभावों की जांच पड़ताल करनी चाहिए तथा पौधों की संरचना का परीक्षण करना चाहिए। खैर, मैं बात कर रहा था कि पीपीटी के मुख पृष्ठ पर जिस पेंटिंग को आप देख रहे हैं, ये लियोनार्डो दा विंची की प्रमुख चित्रों में से एक चित्र है, द वर्जिन ऑफ रॉक। वैसे तो लियोनार्डो दा विंची की 3 महत्वपूर्ण चित्र हैं, द लास्ट सपर जिसे अंतिम भोजन कहा गया, वर्जिन ऑफ द रॉक्स एंड द ला जोकोंडा जिसको मोनालिसा कहा गया। लेकिन विंची का जो वर्जिन ऑफ द रॉक नामक चित्र ये न केवल उन तकनीकी प्रवीणता को प्रस्तुत करता है, बल्कि विज्ञान के प्रति उनके उमंग और ब्रह्मांड के एक सुव्यवस्थित स्थान के रूप में उनकी आस्था को भी दर्शाता है। इस चित्र को यदि आप गौर से देखें तो इसमें सभी आकृतियां ज्यामितीय बनावट में व्यवस्थित की गई हैं। इसमें प्रत्येक चट्टान और प्रत्येक पौधे का यथार्थ विवरण चित्रित किया गया है। द लास्ट सपर मिलान की सांता मारिया देल ग्रेजी की पुरोहित आश्रम की दीवारों पर चित्रित है, और यह चित्र मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं का भी एक अध्ययन है। तो हम जब वर्जिन ऑफ रॉक की बात करते हैं तो ये लियोनार्डो दा विंची की खूबसूरत पेंटिंग में से एक है। चूँकि ये पीपीटी के मुख पृष्ठ पर है, तो इसके बारे में बताना मेरा कर्तव्य था। अब हम पुनर्जागरणकालीन साहित्य एवं कला की बात करेंगे। पुनर्जागरणकालीन साहित्य और कला को के पक्ष पर जब हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम इतालवी जो साहित्य है उसके बारे में बात करते हैं। ये मोनालिसा है, लियोनार्डो दा विंची की एक प्रमुख पेंटिंग जिसको ला जोकोंडा कहा गया। ये माना जाता है कि उन्होंने एक नारी को देखा था, और उसको वो संभ्रांत नारी थी, इसको देख कर ही उन्होंने ये पोर्ट्रेट बनाया है। और आप देखते हैं कि इसमें एक महिला, एक रहस्यमयी मुस्कान उसके चेहरे पर है, और जब आप इस चित्र को बहुत गौर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये आपकी तरफ
देखकर मुस्कुरा रही है। बहुत ही जीवंतता इस इस चित्र में लगती है। कारण ये था कि लियोनार्डो दा विंची शरीर विज्ञान का अध्येता था, और जब वो कोई पेंटिंग बनाता था, चूँकि उसे शरीर विज्ञान का पूरा अध्ययन उसने किया हुआ था, तो उसकी जो चित्र थे वो इतने जीवंत लगते थे, इसलिए क्योंकि वो उसे शरीर विज्ञान का पूरा ज्ञान था। तो पुनर्जागरण का मौलिक अभिप्राय इसकी कला, विशेषकर स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला द्वारा व्यक्त होती है। और अगर हम पुनर्जागरणकालीन कलाओं को देखें तो उसमें मानववादी मूल्यों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। स्थापत्य कला में पुरातन प्रतिमानों की तरफ वापसी, नग्न आकृतियों का चित्रण एवं प्राणियों की शौर्ययुक्त दृष्टि के चित्रण में देखने को मिलता है। और वो कहीं ना कहीं परलोक के स्थान पर इहलोक का उल्लेख अधिक होने लगा है, जो पुनर्जागरण की एक खास विशेषता थी कि वो जिस लोक में रहते थे उसके सांसारिकता के प्रति उनके अंदर जिज्ञासा थी। इतालवी पुनर्जागरण के यदि हम प्रथम चरण त्रिशंतो को देखें, त्रिशंतो का मतलब है कि 14वीं शताब्दी के जो साहित्यकार रहे हैं। तो इतालवी पुनर्जागरण के प्रथम चरण में जो त्रिशंतो जिसे कहा जाता है, उसके उत्कृष्ट साहित्यकारों में पेट्रार्क थे, जिन्हें इतालवी पुनर्जागरण कालीन साहित्य का जनक भी कहा जाता है। कई लोग उन्हें मानववाद का जनक भी कहते हैं। पेट्रार्क के साहित्य में मध्ययुगीन मिजाज देखने को मिलता है। हम चित्रकला की बात कर रहे थे, क्योंकि इसमें द लास्ट जजमेंट, जो कि माइकल एंजेलो का एक प्रमुख चित्र है, उसका चित्र आप देख रहे हैं। तो त्रिशंतो काल में चित्रकला के स्वरूप पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद साहित्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। निसंदेह सभी कलाओं में चित्रकला सर्वश्रेष्ठ थी, और त्रिशंतो के आरंभिक काल के दौरान एक ही प्रतिष्ठित कलाकार देखने को मिलता है, वो था फ्लोरेंसवादी चित्रकार जियोटी दी बोदोन। जियोटी दी बोदोन के साथ ही चित्रकला एक स्वतंत्र कला के रूप में उभरी। बैजेंटियाई चित्रकला से विषय वस्तु ग्रहण करके उसने प्रकाश तथा छाया में बदलाव लाकर आकृतियों की संरचना की। उसने त्रिआयामीय आकृतियां तथा द्विआयामीय सतह पर वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले परिदृश्य की अनेक तकनीकों का भी विकास किया। जियोटो की सर्वोत्तम कृतियां भित्ति चित्र हैं। उन्होंने वार्दिस एवं पैरुजिस सांता क्रॉस चैपल की फ्लोरेंस में तथा आरेना चैपल, जिसे प्रार्थना गृह कहते हैं, की सज्जा पादुआ में की। आरेना चैपल का निर्माण प्राचीन रोम की खंडहर पर पादुआ के एक व्यापारी एनरिको स्क्रोवेंजी के लिए कराया गया था। और इस चैपल के जो दो दृश्य थे, 1303 से 1305 ईस्वी के दौरान जियोटी ने इस चैपल के आंतरिक भाग की सज्जा ईसाई वास्तविकता के सम्मोहक तथा गतिमान भित्ति चित्रों की श्रृंखलाओं के माध्यम से की। छत के एक छोर पर देवदूत ग्राबियल मरियम को बता रहे हैं और वो मसीह की मां बनेगी। वहीं छत के दूसरी छोर पर लास्ट जजमेंट यानी अंतिम न्याय, जो कि माइकल एंजेलो का एक चित्र है, के दृश्य में मसीह की महिमा को चित्रित किया गया। इन दोनों घटनाओं के बीच बगल की दीवारों पर मरियम के जीवन से संबंधित, उनके पुत्र के जन्म तथा मृत्यु से संबंधित 48 वर्णनात्मक दृश्य हैं। इस चैपल के दो दृश्य, ए मीटिंग एट द गोल्डन गेट और बिट्रेयल, अत्यंत प्रभावशाली हैं। द मीटिंग एट द गोल्डन गेट में जेरूसलम के द्वार के सामने मरियम के पिता जोकिम और माता अन्ने के पुनर्मिलन को दिखाया गया है। यह चित्र बहुत ही सम्मोहक तथा मनोभावों से परिपूर्ण है, और इसी दीवार पर इस दृश्य के नीचे मसीह और उसके विश्वासघातियों का दृश्य यानी बिट्रेयल, विश्वासघातियों का दृश्य चित्रित किया गया है। इस चित्र में जुडास, मसीह का शिष्य जिसने उनके साथ विश्वासघात किया, को मसीह को चूमते हुए दिखाया गया है, तथा मसीह तथा जुडास के चारों ओर मसाले और भाले लिए हुए रोम के सैनिक दिखाए गए हैं, जिनके चेहरे आधे ढके हुए हैं। ये सैनिक मसीह को गिरफ्तार करने और प्राण दंड देने के लिए तैयार है। यह एक ऐसी घड़ी है जिसमें जुडास मसीह के दुश्मनों को चुंबन के द्वारा मसीह को पहचानवा रहा है। जुडास का यह चुंबन विद्वेष से भरा हुआ चुंबन है, तथा यह चुंबन मसीह के कुशारोपण तथा पुनर्जीवन की ओर इंगित करता है।
इस दृश्य में जुडास मसीह की ओर अपनी बाहों में जकड़ने के लिए आगे की तरफ झुका हुआ है और उसके वस्त्रों की तनी हुई तहें उसके दुश्मन को निगलती हुई नजरें आती हैं। खैर, अब हम बात करते हैं क्वाट्रोसेंट्रोकालीन चित्रकला की। तो क्वाट्रोसेंट्रोकालीन काल से पहले एक इतालवी चित्रकला वयस्क नहीं थी। अब इस कला काल में आत्मा के गुप्त भेदों को प्रकट करने के उद्देश्य से रूप चित्रों का चित्रण अत्यधिक प्रचलित हो गया, जिसे पोर्ट्रेट कहा गया। इस काल के अधिकतर चित्रकार फ्लोरेंसवादी थे। उनमें सर्वप्रथम मसाशियो, उन्हें सामान्यतः पुनर्जागरणकालीन कला का पहला यथार्थवादी माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी कलाकृतियों में स्पर्शी गुण की शुरुआत की थी। फ्लोरेंस के एक अन्य प्रसिद्ध चित्रकार सैंड्रो बाटिसे विषयों के विंची के 3 महत्वपूर्ण चित्र हैं, द लास्ट सपर, द वर्जिन ऑफ रॉक्स एंड द लाजोकोंडा या मोनालिसा। विंची का वर्जिन ऑफ द रॉक्स नामक चित्र न केवल उनकी तकनीकी प्रवीणता को प्रस्तुत करता है बल्कि विज्ञान के प्रति उनमें उमंग और ब्रह्मांड के सुव्यवस्थित स्थान के रूप में उनकी आस्था को भी दर्शाता है। द लास्ट सपर, जो कि अंतिम भोजन है, मिलान की सांता मारिया देल ग्रेजी की पुरोहिताश्रम की दीवारों पर चित्रित है। यह चित्र मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं का एक अध्ययन है। इसमें ईसा मसीह ने तत्काल अपने शिष्यों को सूचित किया कि उनमें से कोई एक उनके साथ विश्वासघात करेगा। और इस चित्र में चित्रकार का उद्देश्य मसीह के इस वक्तव्य के आशय को समझने के पश्चात उनके शिष्यों के चेहरों के अचरज, भय तथा अपराध के मिले जुले भावों को चित्रित करता है। विंची की तीसरी कलाकृति मोनालिसा भी मानवीय आत्मा के इसी प्रकार के विभिन्न भावों को दर्शाती है। मोनालिसा एक वास्तविक औरत का रूप चित्र है जो नेपल्स वासी फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडा की पत्नी थी। इस रूप चित्र में विंची ने चेहरे की रूपरेखा को थोड़ा अस्पष्ट तथा धुंधला छोड़ दिया है, जिससे यह रूप चित्र निर्जीव नजर नहीं आता, अपितु जीवंत तथा रहस्यमय प्रतीत होता है। सिनकोसेंटो कालीन चित्रकला, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिनक्विसेंटो काल में इतालवी कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। साथ ही साथ इसी काल में इतालवी कला के पतन के चिन्ह भी नजर आने शुरू हो गए। इस काल में रोम कला के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। इस काल के प्रसिद्ध चित्रकारों में राफेल का नाम सबसे पहले आता है, जिसका चित्र आप देख रहे हैं। राफेल के चित्रों में हमें तीव्र मानववाद देखने को मिलता है। उन्होंने अपने चित्रों में आध्यात्मिक तथा अभिजातीय मानवता की अवधारणा को प्रस्तुत किया। उन्होंने मनुष्य को एक संदिग्ध उत्पीड़ित प्राणी के रूप में चित्रित नहीं किया, बल्कि उसे एक संयमी, बुद्धिमान तथा प्रतिष्ठित प्राणी के रूप में चित्रित किया है। राफेल अपने रूप चित्रों तथा मडोना के माधुर्य के लिए विख्यात हैं। वे अन्य विषयों और भावों को भी बखूबी चित्रित करते थे। यह उनके अपने संरक्षक के रूप चित्र पोप लियो 10 विद 2 कार्डिनल से विदित हो जाता है। इनके चित्रों में हमें विंची से भी अधिक प्रतीकात्मक पक्ष देखने को मिलते हैं। उन्होंने अपने डिस्प्यूटा में पृथ्वी के चर्च और स्वर्ग के चर्च के बीच के द्वंद्वात्मक संबंधों को प्रतीक द्वारा प्रस्तुत किया है। और इस चित्र में सांसारिक वातावरण में बहुत से आचार्य और धर्मवेता यूखारिस्त के आशय को लेकर विवाद कर रहे हैं, जबकि ऊपर बादलों में संत और तृत्व पवित्र रहस्य के अधिकार के साथ विश्राम कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर राफेल के स्कूल ऑफ एथेंस नामक यदि आप चित्र में देखोगे तो प्रतीकात्मक पक्ष देखने को मिलता है। इसमें प्लेटो और अरस्तु के दर्शन के बीच संघर्ष का प्रतीकात्मक चित्रण है। इसमें प्लेटो के विचारों के आध्यात्मिक आधार पर जोर देने के लिए राफेल ने प्लेटो के ऊपर की ओर संकेत करते हुए दिखाया है, जबकि अरस्तु के इस विश्वास को कि अवधारणाएं और विचार पूरी तरह से भौतिकता से जुड़े हैं को समझाने के लिए राफेल ने अरस्तु को पृथ्वी की ओर संकेत करते हुए दिखाया है। सिनक्विसेंटो काल के एक अन्य प्रसिद्ध चित्रकार थे माइकलएंजेलो। फ्लोरेंस वासी थे। उन्हें पोप द्वारा संरक्षण प्राप्त था। वे चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार, वास्तुकार, अभियंता, कवि और शरीर रचना विज्ञान के प्रतिभाशाली
छात्र भी थे। माइकल एंजेलो के कुछ चित्रों में व्यग्रता, थकान तथा निराशावाद देखने को मिलता है, तथापि उनके दृश्यों में चित्रित त्रासदी के भाव व्यक्तिगत न होकर सार्वभौमिक हैं। माइकल एंजेलो की सार्वभौमिक त्रासदी की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति उनकी एकाकी वृद्धावस्था की कृति में होती है। उनकी सभी कृतियों में हमें अत्यंत उत्साही और भावपूर्ण रूपों में मानववाद देखने को मिलता है। माइकल एंजेलो की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो वेटिकन में सिस्टाइन गिरजाघर की छत पर चित्रित चित्रावलियां हैं। लगभग 4.5 साल की कड़ी मेहनत के पश्चात माइकल एंजेलो ने 6000 वर्ग फीट की इस लंबी छत पर करीब 400 आकृतियां बनाईं और इस छत पर उनके द्वारा चित्रित किए गए दृश्य संक्षिप्त रूप से ओल्ड टेस्टामेंट की कहानी को बतलाते हैं। इन दृश्यों में जो प्रमुख चित्र हैं, द गॉड डिवाइडिंग द लाइट फ्रॉम द डार्कनेस, गॉड क्रिएटिंग द अर्थ एंड द डेल्यूज इत्यादि हैं। एंजेलो की अत्यंत प्रसिद्ध चित्रकला जो थी वो लास्ट जजमेंट है, जो वेदी के पीछे की दीवारों पर चित्र। जहाँ तक स्थापत्य कला की बात है तो 15वीं शताब्दी के अंत तक उत्तरी यूरोप में स्थापत्य कला में गॉथिक शैली की प्रधानता थी, किंतु इटली ने कभी भी इस शैली को नहीं अपनाया। इसके एवज में वहाँ पर रोमानिस्क शैली को थोड़ा रूपांतरित करके भवनों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया। फ्लोरेंस के फिलिपो ब्रूनेलेसी इस नई शैली के सफल पथ प्रदर्शक थे। उन्होंने प्राचीन भवनों की बहुत सी शैलियों को अपने भवनों में अपनाया। उनके सभी भवन सुसंगत योजना पर आधारित थे, जिसके प्रत्येक भाग में अनुपात और संबंधों का खास ध्यान रखा गया। सबसे उत्तम उदाहरण है फ्लोरेंस का कैथेड्रल, धर्मपीठ। पुनर्जागरण स्थापत्य कला में काल्पनिक ऊंचे गॉथिक निर्माणों की जगह पर प्राचीन यूनानी मंदिरों की समतल रेखा या रोमन गुंबद के रमणीय घुमावदार वक्रों का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब नुकीले सहायक आधारों का स्थान वृत्ताकार मेहराबों ने ले लिया। इसके अतिरिक्त अब सौम्य संतुलित ढांचों को सजाने के लिए प्राचीन यूनानी स्तंभों की विभिन्न शैलियों जैसे डोरिक, आयोनिक तथा कोरिंथियन का इस्तेमाल किया जाने लगा। इस नई क्लासिकल या पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य का इस्तेमाल सभी प्रकार के भवनों के निर्माण में किया गया। हालांकि इस नई शैली में बनाए गए अधिकांश भवन चर्च थे, जो इस जीवन में खुशी तथा मानवीय उपलब्धियों में गौरव के शुद्ध धर्मनिरपेक्षी आदर्शों को व्यक्त करते थे। रोमानिस्क शैली की तुलना में पुनर्जागरण स्थापत्य कला समन्वय तथा अनुपात पर बहुत अधिक बल देती थी। नव प्लेटोवाद से प्रभावित होकर इतालवी वास्तुकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मनुष्य में आदर्श अनुपात ब्रह्मांड के समन्वय को प्रदर्शित करता है और इसलिए मनुष्य के शरीर के विभिन्न भागों की तरह भवनों के विभिन्न भागों को भी एक दूसरे से तथा संपूर्ण भवन से जोड़ना चाहिए। पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला का एक उत्तम उदाहरण रोम का सेंट पीटर चर्च है, जिसका निर्माण 16वीं सदी में ब्रामंते, राफेल, माइकल एंजेलो तथा पलाडियो के निर्देशन में हुआ और कालांतर में होने वाले कला के विकास में पलाडियो का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उनकी विद्वतापूर्ण कृति फॉर बुक्स ऑफ द आर्किटेक्चर का अनुवाद बहुत सी यूरोपीय भाषाओं में किया गया तथा इसने 17वीं सदी की इतालवी एवं यूरोपीय स्थापत्य कला के बारोक शैली को काफ़ी प्रभावित किया। इस प्रकार से यूनानी और लातिनी साहित्य के पुनरुत्थान की भांति यूनानी और लातिनी स्थापत्य कला का पुनरुत्थान भी इटली में शुरू हुआ तथा साहित्यिक मानववाद की भांति अन्य देशों में इसका प्रसार हुआ। इसने उन देशों को काफ़ी प्रभावित किया। अब हम मूर्तिकला की बात करेंगे तो मध्य युग में मूर्तिकला एक स्वतंत्र कला न होकर केवल स्थापत्य कला की एक सहायक कला थी, परंतु पुनर्जागरण काल में चित्रकला धीरे धीरे स्थापत्य कला से मुक्त होकर एक स्वतंत्र कला के रूप में स्थापित हो गई। इस काल की अधिकतर मूर्तियां गैर धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई और इस श्रृंखला में इतालवी पुनर्जागरण काल का जो सबसे प्रमुख मूर्तिकार था डोनातेलो, जिसकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है दाहिने हिस्से में। वो 1386 में पैदा हुए, 1466 में इनकी मृत्यु हुई। उन्हें मानवीय शरीर रचना में गहरी रुचि थी। उनकी इस रुचि के कारण वो आसानी से मानव शरीर की विभिन्न मुद्राओं को प्रस्तुत कर सके। उनकी सबसे प्रसिद्ध मूर्ति डेविड की मूर्ति है। यह एक नग्न मूर्ति है जिसमें डेविड को अपनी विजय के पश्चात कत्ल किए गए गोलियात के शरीर पर खड़े हुए दिखाया गया है। इस मूर्ति ने प्रकृतिवाद और नग्नता की स्तुति की मिसाल कायम की, जिसका मूर्तिकारों ने कई सालों तक अनुसरण किया। इसके अतिरिक्त डोनातेलो ने एक कंदोइत्रे
गट्टा मेला की भी खूबसूरत कांसे की मूर्ति बनाई। लेकिन इतालवी पुनर्जागरण काल का जो सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार था वो माइकलएंजेलो था। उनकी कृतियों में 3 मुख्य विशेषताएं देखने को मिलती हैं। सर्वप्रथम शारीरिक विकार का इस्तेमाल, जिसका प्रयोग वो सामान्यतः भावात्मक प्रबलता को बढ़ाने के लिए करते थे। पेटा नामक मूर्ति में उन्होंने शक्तिशाली प्रभाव लाने के लिए मृतक ईसा मसीह के शरीर तथा बाईं भुजा को काफ़ी लंबा दिखाया है। उनकी कृतियों की दूसरी मुख्य विशेषता है भ्रम निवारण तथा त्रासदी के विषयों का अत्यधिक इस्तेमाल। और तीसरी प्रमुख विशेषता है अपने दार्शनिक विचारों को प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति। उन्होंने अधिकतर मूर्तियां मकबरों को सजाने के लिए बनाई। पोप जूलियस द्वितीय की कब्र पर उनके द्वारा बनाई गई मूर्तियों में बाउंड स्लेव और मोसेस अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने फ्लोरेंस के मेडिची परिवार की कब्रों पर बहुत सी मूर्तियां बनाई। इनमें से अधिकतर आकृतियां प्रतीकात्मक हैं जो दुख और निराशा जैसे भावों को निरूपित करती हैं। इन आकृतियों में से 2 डॉन और सनसेट के नाम से जानी जाती हैं। डॉन एक महिला की आकृति है जिसे ऐसे मुड़ते और सिर उठाते हुए दिखाया गया है जैसे कि किसी को नींद से उठने और दुख भोगने के लिए बुलाया गया हो। सनसेट नामक आकृति एक ऐसे शक्तिशाली मानव की आकृति है जो बहुत सी मानवीय विपत्तियों में डूबता हुआ नजर आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आकृतियां या तो फ्लोरेंस के गणतंत्र पर आई विपदा की प्रतीक हैं या फिर से कलाकार की अपनी सांसारिक पराजयों और निराशा की अभिव्यक्ति हैं। इनकी एक उल्लेखनीय कृति है पेटा, जिसे उन्होंने संभवतः अपने खुद की कब्र के लिए बनाई थी। इस कृति में उन्होंने मृतक मसीह के शरीर पर मरियम को शोक मनाते हुए दर्शाया है। इस दृश्य में मरियम के पीछे जो व्यक्ति है वो संभवतः माइकलएंजेलो का प्रतिनिधित्व कर रहा है। एक और महत्वपूर्ण मूर्तिकार थे लोरेंजो गिबेर्टी, जिन्हें फ्लोरेंस के बपतिस्मा कक्ष के उत्तरी और पूर्वी कांसे के दरवाजों पर खूबसूरत आकृतियां बनाई हैं। उत्तरी दरवाजे पे उनके द्वारा बनाए गए पैनल द सैक्रिफाइसेस ऑफ आइजैक में आइजैक जिसकी बलि चढ़ने वाली थी को नग्न दिखाया गया है। आइजैक को अपने भाग्य को प्रतिष्ठा तथा बिना किसी भय के साथ स्वीकार करते हुए दिखाया गया है। उनके द्वारा पूरी दरवाजे पर बनाया गया पैनल गेट्स ऑफ पैराडाइज भी अत्यंत भव्य और शानदार है। लोरेंजो गिबेर्टी के अलावा ल्यूका डेला राबिया भी अपनी मूर्तियों की शुद्धता और साधारणपन के लिए विख्यात हैं। उन्होंने चमकीली पक्की मिट्टी के मूर्तिकारों के लिए एक स्कूल की स्थापना भी की। अब हम पुनर्जागरण कालीन साहित्य की बात करेंगे। इतालवी पुनर्जागरण के प्रथम चरण यानी त्रिशंतो के उत्कृष्ट साहित्यकारों में जिसका नाम सबसे पहले आता वो पेट्रार्के थे, जिन्हें इतालवी पुनर्जागरण कालीन साहित्य का जनक भी कहा जाता है। पेट्रार्क के साहित्य में मध्ययुगीन मिजाज देखने को मिलता है। दांती की भांति उन्होंने भी टस्कन बोली का प्रयोग किया। वे मनुष्य की मुक्ति के रास्ते के रूप में ईसाइयत में दृढ़तापूर्वक विश्वास करते थे और समय पड़ने पर भिक्षु की भांति तपस्या भी करते थे। उनकी विख्यात कृतियों में वो प्रेम गीत हैं जिन्होंने अपनी प्रेयसी लौरा के लिए लिखे थे। उनके इस प्रेम गीतों में 13वीं सदी के ट्रूबाडोर्स की सौरयुक्त प्रेम कविताओं की सुगंध आती है। ये प्रेम गीत मध्यकालीन प्रेम गीतों की तुलना में अधिक आवेगपूर्ण मानवीय हैं। इटली के पुनर्जागरण काल के एक अन्य महान साहित्यकार जियोवानी बोकाचियो, जो 1313 में पैदा हुए थे, 1375 में जिनकी मृत्यु हुई थी। पेट्रार्क की भांति बोकाचियो भी फ्लोरेंस के निवासी थे। बोकाचियो की काव्यात्मक कल्पना की प्रेरणा के 2 प्रमुख स्रोत थे। पहला नेपल्स, जो कि प्रभावशाली काव्यात्मक परंपरा का एक केंद्र था। यहाँ वे काफ़ी समय तक रहे और यहाँ की काव्यात्मक परंपरा से प्रभावित हुए। दूसरा, नेपल्स के एक नागरिक की सुंदर पत्नी के प्रति उनके उत्कट प्रेम ने भी उनकी काव्यात्मक कल्पना को काफ़ी प्रेरित किया। शुरुआती दौर की उनकी लगभग सभी रचनाएं कविताएं और प्रेम कथाएं हैं जो उनके प्रेम की जीत और उत्पीड़न से संबंधित है। बोकाचियो की सर्वाधिक प्रमुख रचना है डेकामेरॉन, जिसकी रचना 1353 ईस्वी के करीब उन्होंने की। डेकामेरॉन 100 से अधिक कहानियों का संग्रह है, जिनमें से कुछ कहानियों को संभवतः उन्होंने स्वयं गढ़ा,
लेकिन अधिकतर कहानियों को उन्होंने फैब्लियाकस, बुक ऑफ 1001 नाइट्स तथा अन्य मध्यकालीन स्रोतों से उन्होंने लिया है। बोकाचियो की एक अन्य अनुपम कृति है जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड्स, देवताओं की वंशावली। द्वितीय चरण यानी क्वाट्रोसेंटो युग के साहित्य में हमें कई बदलाव देखने को मिलते हैं। इस चरण में हमें लातिनी भाषा के प्रति उत्साह युक्त लगाव देखने को मिलता है। बहुत से लेखकों के द्वारा इतालवी भाषा को निकृष्ट भाषा माना जाने लगा और उनका मानना था कि इतालवी भाषा सुशिष्ट शैली तथा शिष्ट विचारों के अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। मैनुअल क्राइसोलेरिस, जिन्हें इतालवी लोगों द्वारा यूनानी अतीत का देवदूत माना जाता है, वो इस दौर के प्रमुख साहित्यकार थे। 1393 में वेनिसाय उन्हें फ्लोरेंस विश्वविद्यालय में यूनानी क्लासिक्स का आचार्य पद ग्रहण करने के लिए राजी किया गया। 15वीं सदी के आरंभ में कई अन्य विद्वान, खासकर प्लेटोवादी दर्शन शास्त्री, इटली में आकर बस गए और इतालवी लोगों को प्राचीन यूनान के बारे में काफ़ी सूचनाएं प्रदान की। बल्कि बहुत सारे भ्रमणशील इतालवी विद्वान भी कुस्तुंतुनिया तथा अन्य बैजेंटाइन शहरों के संपर्क में आए और वहां बहुत सी यूनानी एवं लातिनी पांडुलिपियों को एकत्रित कर वो वापस इटली लौटे। ये माना जाता है कि जियोवानी आरिस्पा एक और अन्य प्रमुख साहित्यकार इस दौर के थे। उसके बाद सिनकोसेंटो यानी 1500 से 1550 के आसपास के जो साहित्यकार हैं, इस काल में इतालवी साहित्य का काफ़ी विकास हुआ और अब इतालवी भाषा को यूनान और सिनकोसेंटो काल में इतालवी साहित्य का काफ़ी विकास हुआ। अब इतालवी भाषा को यूनानी और लातिनी भाषाओं के साथ बराबरी का दर्जा मिला। इसके अलावा क्लासिक आधुनिक प्रभावों को और अधिक परिपूर्णता के साथ मिश्रित किया गया। इस चरण में 4 प्रकार के साहित्य रचे गए, महाकाव्य, ग्वाल गीत, नाटक तथा इतिहास का काफ़ी विकास हुआ। जहाँ तक महाकाव्यों का प्रश्न है तो इस काल के अत्यंत प्रतिष्ठित महाकाव्य लेखक लुडोविको अरियास्तो थे। उन्होंने ऑरलैंडो फ्यूरियासो नामक कृति की रचना की, जो कि एक बहुत लंबी कविता है। सर्वांटीज स्पेन के उत्कृष्ट लेखक थे। उनकी प्रसिद्ध कृति डॉन क्विक्जोर थी, जिसमें उन्होंने सामंतवाद का मजाक उड़ा। टॉमस मूर, सन फ्रांसिस बेकन, चॉसर, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, फ्लेचर